78.4 सेशन हम शुरू करेंगे। राइट, 78.4। तो 3 मैं अपलोड कर चुकी हूँ और 78.29 क्वेश्चन से शुरू करना था, जो मैंने लास्ट सेशन में सिर्फ सवाल पढ़ा था और उसे वही रोक दिया था। तो डॉन कहता है भाषा की वजह से या समझ की वजह से या मेरी नासमझी की वजह से आपको जो मुश्किलें आ रही हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए, मैं समझता हूँ और मैं उस माफी भी चाहता हूँ और शुक्र भी आपका अदा करता हूँ। तो क्या अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो पहली घनिष्ठता है, अग्नि, पानी, धरती, आकाश, हवा, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मतलब इससे पहले वाले सवाल में डॉन ने ये पूछा था कि ये सब आर्किटाइप्स और ये सब घनिष्ठताएं कैसे बनी और वगैरह वगैरह, डिटेल में थोड़ा वो जानना चाह रहा है अब। तो रा कहता है कि अगर तुम देखो तो हवा और आग, वो एक्चुअली हवा और पानी कहना चाहता था। हवा और आग, अच्छा, उसने एक्चुअली हवा और पानी कहा था, पर वो शायद हवा और आग कहना चाहता था, तो यहाँ पे वो करेक्ट किया हुआ है इस जगह पर। तो वो कहता है कि हवा और आग जो कि तूफान मचा सकता है, of that which is chaos, as literally illuminating and forming the formless, for earth and water were in the timeless state unformed। तो कहता है कि जो धरती है और पानी है, वो तो शुरू से लेकर उसका कोई रूप नहीं था, एक प्रॉपर रूप कभी भी नहीं था। और आग और हवा जो है वो एक तरह से केओस है। केओस मतलब जैसे भगदड़ मच जाती है कहीं किसी फंक्शन में, उसको केओस कहते हैं। तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन दिस इन हिंदी? लेट मी जस्ट चेक केओस को क्या बोलते हैं हिंदी में। मतलब मेरे हिसाब से तो जैसे तूफान ही मचा देता है। हाँ, और अस्त व्यस्तता, अस्त व्यस्त। तो अस्त व्यस्त है जो हवा है और आग है, उसको आप काबू में नहीं कर सकते, उसे किसी चीज में बंद नहीं कर सकते। और वो रोशनी की तरह बहुत कुछ हर चीज को उजागर करता है। और जिस चीज का कोई रूप नहीं है उसे बनाता है। जैसे धरती और पानी का कोई रूप नहीं था टाइमलेस स्टेट में, मतलब तीसरी घनिष्ठता में आने से पहले, बहुत तीसरी घनिष्ठता नहीं, मतलब धरती पे आने से पहले टाइमलेस स्टेट जहां पर कोई वक्त नहीं था, तब धरती और पानी का भी कोई रूप तो नहीं था। एज द एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फायर एंड एयर blow and burn incandescently, आग और हवा जब उनके तौर तरीके जैसे भी हैं उसके वजह से, जब वो जलती रहती है, आग आग को जब हवा दो तो वो और तेज होती है, जरूरत से ज्यादा हवा दे दो तो वो बुझ जाती है। तो वो जब उनके ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं आग और हवा के, उसकी वजह से जब ये जलते रहते हैं, अबाउट दैट विच नर्चर्स दैट विच इज टू कम, और वो एक चीज को बनाते हैं, जैसे कि उसका क्रिएशन करते हैं। जैसे कि आग जब जलती है राख बनाती है या चारकोल बनाती है। वो राख या चारकोल वो धरती के अंदर समाई हुई है और एक तरह से धरती बनाती है। एक तो द वाटर लर्न्स टू बिकम सी, पानी जो है
वो समुद्र, नदी, तालाब वगैरह बनना सीखता है धरती को जिंदगी देने के लिए, जीने वाली जिंदगी जहां आप जी सको, जहां पे पानी की आपको जरूरत है। The earth learns to be shaped, thus offering the opportunity for viable life. और धरती ने सीखा एक उसका शेप, मतलब उसका आकार बनाना सीखा धरती ने। अगर राख है, वो अगर जमीन पे पड़ी है, हवा आएगी उड़ जाएगी, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब सदियों से, हजारों लाखों सालों से जमा होते 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 कोई पत्थर बन गया, कोई पहाड़ बन गया, कोई पानी के नीचे चला गया, कोई पानी के साथ मिल के दलदल बन गया, या कड़ा हो गया, मतलब पानी के साथ भीगा, पूरा इकट्ठा हुआ, उसके बाद जब धूप की गर्मी लगी तो वो कड़क हो गया। इस तरह से धरती ने अपने अलग अलग आकार बनाए। उसके ऊपर भी जिंदगी जीने के लिए और ताकि उस पे जिंदगी हो सके, उस हिसाब से धरती ने अपने आकार बनाए, पानी ने अपने आकार बनाए। फिर डॉन कहता है कि आर द 7 आर्केटाइप्स फॉर माइंड अ फंक्शन ऑफ और रिलेटेड टू द 7 डेंसिटीज दैट आर टू बी एक्सपीरियंस्ड इन द ऑक्टेव। डॉन कहता है ये जो दिमाग के, जैसे माइंड, बॉडी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स के 7 आर्केटाइप्स होते हैं बोला ना उसने, तो वो कहता है ये जो 7 अलग अलग लोग हैं या तरीके हैं, दिमाग जिस तरह से लोगों का काम करता है, क्या ये 7 घनिष्ठताओं के साथ इनका कोई रिश्ता है? जो हम लोग इन 7 घनिष्ठताओं में अनुभव करते हैं, क्या उसके साथ इनका कोई रिश्ता है? उससे जुड़ा हुआ है क्या? मतलब कि एक जो है वो आपका रूट चक्र से जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो आपका सेक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है क्या? इस तरह से है। मुझे लगता है वो शायद ये पूछ रहा है। तो रा कहता है द रिलेशनशिप इज टेंजेंशियल एंड दैट नो कॉन्ग्रुएंसी मे बी सीन। वो कहता है कि इसका रिश्ता जो है वो इतना गहरा है कि उसे छू सको, मतलब उसे महसूस कर सको। तो इसके अंदर तो कोई दो राय मुझे नहीं दिखती। लेकिन द प्रोग्रेस थ्रू द आर्केटाइप्स हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेस थ्रू द डेंसिटीज। जो इन आर्किटाइप्स का जो विस्तार होता है चेतना का, या वो आगे बढ़ते हैं, या लखारी जी ने एक इसके लिए, प्रोग्रेस के लिए एक बात बोली थी। मैं पता नहीं, याददाश्त कमजोर हो गई है, वरना ऐसा तो नहीं कि ये शब्दों का मतलब मुझे पता नहीं था। प्रगति, प्रगति मतलब हिंदी इतनी बुरी तो नहीं थी मेरी, हिंदी पता नहीं क्या हो गया। तो प्रगति जो है इन लोगों की, जो पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, विस्तार करते हैं चेतना का, इनका जो कैरेक्टर और नेचर होता है वो वक्त के आर्किटाइप के साथ बदलता रहता है। हाउएवर द प्रोग्रेस द आर्किटाइप, सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेस टू द डेंसिटीज। और जैसे वन का मजिशियन है वो रूट चक्र के साथ आधारित है, तो 2 हाई प्रीस्टेस है वो सेक्रल चक्र से आधारित है, या पुराने जमाने में शायद टैरो कार्ड्स में 2 का ताल्लुक एम्प्रेस से था, तो वो सेक्रल चक्र से आधारित है। तो उसका कुछ गुण उसके अंदर आएगा जरूर। These relationships may be viewed without being, shall we say, pasted upon one another। ये तो वो हो गया कि एक अगर मैं आपको यूं कहूं कि लाल रंग आपका पहला चक्र है, वो मैजिशियन है, तो आपने लाल रंग कटोरी में ले लिया। अब उसके अंदर जब सेक्रल चक्र की दूसरी घनिष्ठता का कार्ड आता है, वो जो भी है लेकिन उसका रंग ऑरेंज है, लाल में आपने ऑरेंज मिक्स कर दिया, तो लाल अपनी जगह उसका असर रहेगा, ऑरेंज का अपनी जगह रहेगा। और अगर आगे बढ़ते हुए तीसरा पीला रंग आपने मिक्स कर दिया, तो लाल अपनी जगह है, ऑरेंज अपनी जगह है, पीला उनके अंदर घुल मिल के उन सबको एक लाइट ऑरेंज कर देगा। लेकिन
फिर भी उसके अंदर लाल तो था ही, ऑरेंज भी था, पीला भी आपने डाल दिया, तो उनका अस्तित्व मिटने नहीं वाला, तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। फिर डॉन यही जब यहाँ पर ये आर्किटाइप्स और डेंसिटीज की बात कर रहा है कि मतलब पहली दूसरी तीसरी घनिष्ठता के साथ ये घुलते मिलते जाएंगे, तो वही जो मैंने एक्चुअली पहले ही समझा दिया, डॉन ने बोला कि क्या इनका ताल्लुक 7 चक्रों के साथ भी है जो हमारे शरीर के हैं, क्या वो भी इन आर्किटाइप से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं? तो रा बोलता है हाँ, यही बात जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाई वही इनके लिए भी मैं बोल सकता हूँ। It is informative to view the relationships but stifling to insist upon the limitations of congruency. वो कहता है कि उनके अंदर रिश्ता तो है, लेकिन अगर तुम उन्हें एक एक करके अलग अलग करके उन्हें एक बंधन में डाल के या बांध के नहीं, मुझे इसे इसी तरह से समझना है कि लाल को मुझे लाल में ही देखना है, पीले को पीले में ही देखना है, लेकिन उन्हें मिलाना भी है, अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो वो घुटन महसूस होगी, या वो रिश्ता घुट के रह जाएगा। तो इन चीजों का, इन 3 चीजों का मतलब, एक दिमाग का आर्किटाइप, एक आपकी 7 घनिष्ठताएं, और एक आपके 7 चक्र। तो recall at all times, if you would use this term, that the archetypes are a portion of the resources of the mind complex. वो कहता है कि जब भी तुम इस बारे में सोचो या इस बारे में बात करो, तो एक चीज हमेशा याद करना कि ये जो आर्किटाइप्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं जो रूट ऑफ द माइंड हैं, अलग अलग तरह के, वो दिमाग का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा दिमाग नहीं है, सिर्फ एक हिस्सा है। अगर आपको याद होगा, मैं ये पहले किसी सेशन में, मुझे याद नहीं आ रहा किस सिलसिले में समझाया था, लेकिन मैंने समझाया था, या पता नहीं टेलीग्राम के ग्रुप में शायद वॉइस नोट था या यूट्यूब पे था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैंने आपको समझाया था कि एक इंसान एक ही चीज का नहीं बना होता। जब आप बने हो, पैदा हुए हो, तो आपका बर्थ डेट भी है, मंथ भी है, साल भी है, उसका टोटल भी है, आपके नाम के नंबर्स भी हैं। जब आप, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पकड़ते हैं, तो सिर्फ लग्न कुंडली नहीं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, मंगल कुंडली, शुक्र कुंडली, शनि कुंडली, गुरु कुंडली, राहु केतु, हर चीज का मिश्रण होता है एक इंसान, उसका नेचर, कैरेक्टर, दिमाग, इमोशन, हर चीज का मिश्रण होता है। तो ठीक वही यहाँ पर रा कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये आसानी होगी समझने में, अगर तुम ये याद रखोगे कि ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग घनिष्ठताओं में या अलग अलग चक्रों से ताल्लुक रखने वाले, ये सिर्फ दिमाग का एक हिस्सा है। तो डॉन कहता है, देन इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द आर्किटाइप्स एंड द प्लैनेट्स? Okay, Dawn, you and me think so alike. हमारे ग्रहों, हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं, उनसे क्या इसका कोई रिश्ता है? तो रा कहता है ये सवाल आसान तो नहीं है, लेकिन properly the archetypes have some relationship to the planets. हाँ, एक तरह से ये जो लोग हैं, इनका ग्रहों से गहरा रिश्ता तो है, लेकिन ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि तुम अपनी भाषा में इसे समझा सको। This, however, has not halted those among your people who have become adepts from attempting to name and describe these relationships. लेकिन तुम्हारी इंसानों की जाति को हालांकि ये समझाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी इंसानों की जो जाति है वो रुकी नहीं है, उसने अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की है इसमें परफेक्शन पाने की, और इसके ऊपर मेडिटेट करने की, और इसको समझने की, और इसे समझाने की। जैसे कि जो हमारे ऋषि मुनि थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को समझाया,
उसको समझा, हमारे ग्रहों को, हमारे एस्ट्रोनॉमी को समझाया और समझा, और उसका एस्ट्रोनॉमी को समझा पहले, समझाया, और फिर रियलाइज किया कि इंसानों के साथ उसका क्या ताल्लुक है, कैसे है, और फिर उसे जोड़ के एस्ट्रोलॉजी बनाया। तो वो कहता है कि तुम्हारे ग्रह के लोगों ने कोशिश पूरी की है इसे समझाने की, लेकिन अगर हम कहें तो ये रिश्ते को समझाना इतना आसान नहीं। To most purely understand, if we may use this misnomer, the archetypes, it is well to view the concepts which make up these archetypes and reserve the study of planets and other correspondences for meditation. वो कहता है अगर तुम इसे पूरे प्योर तरीके से, पूरी तरीके से, सही तरीके से समझना चाहो, तो हम यूं कहेंगे कि ये जो अलग अलग तरह के लोग हैं, इन्हें एक कॉन्सेप्ट की तरह देखो जो एक तरह के लोग बनाते हैं, और जब आप प्लैनेट्स और उसके बारे में सीखना चाहते हो, उसे दूसरे तरीके से या मेडिटेशन के अंदर समझने के लिए आई विल जस्ट ट्रांसलेट दिस इन हिंदी सो दैट आई एम श्योर दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक in explaining it. So, एक मिनट। विशुद्ध रूप से समझने के लिए यदि हम इस मिथ्या नाम का उपयोग कर सकते हैं, तो मूल रूप उन अवधारणाओं को देखना अच्छा है जो प्रत्येक आदर्श और आरक्षित बनाते हैं। ध्यान के लिए ग्रहों और अन्य पत्राचारों का अध्ययन करो। आई होप ये समझ में आ गया हो। तो इन चीजों को के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट करो। बेसिकली जो मोटा मोटी मुझे समझ में आ रहा है कि इसे अगर तुम टैरो सीख रहे हो तो सिर्फ टैरो सीख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। इसको सीखो अलग अलग तरीके से, पूरी तरह से पहले इसे समझो। न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, जो भी है, उसे पूरी तरीके से सीखो, समझो, और फिर इन्हें जोड़ के अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है। उसे उस तरीके से समझो कि वो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब उसका क्या मतलब है, एक आर्केटाइप जो है वो क्या है। Don कहता है, it just seemed to me that since the planets were an outgrowth of the logos, and since the archetypical mind was a foundation for the experience, and the planets of these logos would be in some way related. कहता है कि जैसे कि मेरे दिमाग में, मैंने ये क्यों पूछा, मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो ग्रह हैं, ये हमारी धरती की ही तरह सूरज से निकले हैं, हमारे सूरज ने इसको बनाया, तो ये उसी का हिस्सा है। और ये जो आर्किटाइप हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं या दिमाग हैं या सोच है, उसकी जो नींव है वो है अनुभव। नहीं, अनुभव की जो नींव है वो है अलग अलग तरह के दिमाग या सोच होना। तो मुझे लगा कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा। ठीक है, मैं आपकी सलाह मान के उस पे चलने की कोशिश करूंगा। I've been trying to get a foothold into the undistorted doorway, you might say, into the archetypical mind. It seems to me that everything that I have read having to do with archetypes is to some degree or another distorted by those who have written, and the fact that our language is not really capable of description. सही कहा उसने। तो उसने ये कहा कि ये जो आर्किटाइप्स है ना, इसके अंदर एक दरवाजा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई खिड़की मिल जाए, किसी के दिमाग के अंदर मुझे कुछ एक रास्ता मिल जाए जहां मैं उसे समझ सकूं। और जो भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले लोगों ने लिखा हुआ है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एक तो हमारी भाषा उसे समझाने में पूर्ण नहीं है, दूसरा लिखने वाले लोगों ने उसे मरोड़ तरोड़ दिया है, पूरी तरह से सच्चाई बयान नहीं की है।
जैसे कि आपने मैजिशियन के बारे में बोला। मैजिशियन मतलब मैं जैसे आपको अभी बता रही थी, जो जादूगर है, ये मैजिशियन जो होता है, ये अपनी मेहनत से, सोच से, अपनी जिंदगी में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकता है। इसके सर के ऊपर इन्फिनिटी सिंबल, इसके हाथ में एनर्जी वॉन्ड, इसके अंदर का रोब वाइट कलर, इसके सामने ये जो 4 चीजें रखी हैं, ये जब आप टैरो सीखोगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं, ये नीचे के फूल, ऊपर के फूल, ये बहुत सारी चीजें जो हैं, एक उसका हाथ ऊपर है, नीचे एक उंगली धरती को दिखा रहा है। तो इस हर कार्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका मतलब होता है। तो वो कहता है, जहां आप मैजिशियन के तरह के लोगों की बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पिछले ऑक्टेव से लाया गया है। अब वो ऑक्टेव मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको याद होगा, ये जो मैंने बताया था कि ये एक ऑक्टेव होता है। मालकोट पे पहुंच के जब ये ट्री ऑफ लाइफ नीचे की तरफ दोबारा शुरू होता है, तो नीचे वाले ऑक्टेव के लिए ये शुरुआत होती है, ये फिर से कीथर बन जाता है। नीचे वाले बाप के लिए ये मालकोट है और ये कीथर है, बेटे के लिए मालकोट जो होगा वो कीथर हो जाएगा। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो वुड दिस then be, if there is an order, the first archetypical concept of this logo, तो क्या ये अगले आर्किटिपिकल के लिए पहला, would this then be, if there is an order, the first concept of this logo, तो हमारे धरती के ऊपर जो पहला आर्किटाइप था, क्या वो ये होगा? ये मतलब वो मैजिशियन की बात कर रहा है जो ऊपर से नीचे आया है और जिसके लिए ऊपर का अंत अपने लिए पहली शुरुआत है, प्रीवियस ऑक्टेव। तो रा कहता है कि we would first respond to your confusion as regards the various writings upon the archetypal mind। वो कहता है कि तुम ये जो कंफ्यूज हुए बैठे हो ना कि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, तो पहले तो हम तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर लें। You may well consider the very informative difference between a thing in itself and its relationships or functions। तुम पहले ये समझो कि एक चीज के अंदर, उसके रिश्ते के अंदर, या उस चीज के जो काम है उसके अंदर एक अलग अलग होता है। ये सब कुछ एक होने के बावजूद, माइंड बॉडी स्पिरिट होने के बावजूद, इंसान तो एक ही है ना। और ये जो चीजें हैं एंड इट्स रिलेशनशिप्स और फंक्शंस, इनमें फर्क होता है। There is much study of archetype which is actually the study of function, relationship and correspondence। और इन तीनों के जो अलग अलग फर्क हैं, इनके ऊपर, उनके काम के ऊपर, उनके रिश्ते के ऊपर और उनके अलग अलग ब्रांचेस, कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं बोलूंगी कि किसके साथ जुड़ के क्या हो जाता है। अगर सूर्य के साथ चंद्र बैठा है तो उसका अलग मतलब होगा, सूर्य के साथ गुरु बैठा है तो उसका अलग मतलब होगा, वो इंसान का दिमाग अलग होगा। तो एक ग्रह बैठा है या 2 बैठे हैं या 3 बैठे हैं, कौन से घर में बैठे हैं, कौन से सन साइन में बैठे हैं, मतलब जोडियक साइन में। आई जस्ट शो यू जोडियक चार्ट। तो वो कहता है इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुका है, बहुत पढ़ाई लिखाई और चीजें हो चुकी हैं। जैसे ये जोडियक है, ओके, ये वाला लिया, इसमें क्या है, नहीं इसके अंदर तो कुछ और ही दिखा रहा है। मैं इसका लेती हूँ, जोडियक चार्ट ऑफ श्री राम। जनरली जो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं उन्हें ये वाला चार्ट सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अब ये श्री राम का चार्ट जो है, इसके अंदर लग्न जो है वो कैंसर है। यहाँ पे 12 जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पे 12 तरह के अलग अलग सन साइंस हो सकते थे।
फिर उसके अंदर मून और जुपिटर बैठा है। मून और जुपिटर बेसिकली क्या गज केसरी योग होता है। मतलब कि बहुत ही गज केसरी का मतलब है गणपति। तो ब्लेस्ड होता है, धन धान्य ही नहीं बल्कि हर तरह से ब्लेस्ड। तो इस तरह के अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, इस तरह की कॉम्बिनेशंस के ऊपर बहुत सारी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है। इनके अलग अलग फंक्शन पे कि सूर्य जो है वो 12 जो साइंस हैं उनमें किस तरह से बिहेव करेगा, सूर्य जो है वो 12 साइंस 12 घरों में किस तरह से बिहेव करेगा। अगर सूर्य मून जो है वो एरीज में है फर्स्ट हाउस में, मून टॉरस के फर्स्ट, टॉरस अगर फर्स्ट हाउस में है और उसमें मून है तो कैसे बिहेव करेगा। एरीज अगर 12 घरों में है और मून उसके अंदर है वो कैसे बिहेव करेगा। तो आप समझ सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस कितने सारे हैं, तो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस कितने सारे हैं। तो इस तरह के आप सोचो कि आर्केटाइप मतलब अलग अलग तरह के लोग कितने लाखों और हजारों तरह के होंगे। इनको कुल मिला के कुछ लोगों में बांटा गया है, लेकिन उनके रिश्ते और कॉरेस्पॉन्डेंसेस से मतलब ये वही इसकी बात कर रहे हैं, अलग अलग हैं और उनके काम अलग अलग हैं। फंक्शन मतलब उनका काम कि वो किस तरह से काम करेगा यहाँ। However, the archetypes are first and most profoundly things in themselves। लेकिन ये जो मूल 9 तरह के लोग हैं ये अपने आप में जो एक प्योर प्योर होता है ना, कि फर्स्ट हाउस में एरीज में सन है या मून है, वो एक प्योर तरह का एक इंसान है कि उसका लग्न मेष है, उसकी राशि में सूर्य बैठा है या मंगल बैठा है, वो एक मूल तरह का है। अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि टैरो से ताल्लुक रखने वाला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल टैरो में एक कार्ड होता है एम्परर, इसका ताल्लुक आपकी मेष राशि में से है। अब ये एम्परर अलग अलग होता है, मतलब ये तो मूल एक हो गया कि हाँ ये मेष राशि से है, लेकिन उसमें कौन सा ग्रह है कौन से घर में है ये अलग अलग बातें होती हैं। तो आर्किटाइप्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट प्रोफाउंडली थिंग्स इन देमसेल्व्स, ये अपने आप में एक तरह के लोग हैं। And the pondering of them and their purest relationships with each other should be the most useful foundation for the study of the archetypical mind। अब ये कितने 22 तरह के कार्ड्स होते हैं। तो एक हो गए ये इतने, ये क्यों खुल गया, अच्छा एक, ये इतने तरह के कार्ड हो गए, ठीक है। अब ये इतने तरह के लोग हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कल बताया था कि लोगों में भी जितने भी नंबर होंगे आखिरकार तो वो नंबर, ये इसमें क्यों खुला है, आखिरकार तो वो नंबर सिंगल डिजिट में लाके वो एक मिनट, 1 से 9 के बीच में ही आएगा। And their purest relationship with each other should be the most useful foundation for the study of the archetypical mind। मैं शुरू में भूल गई थी, मुझे अभी बीच में ही सही, लेकिन आई वुड लाइक टू डू दिस प्रेयर। Dear Archangel Michael, anybody who is seeing this session on YouTube or Teams or to now or later, जो भी हैं वो उनके घर वाले, उनका घर, उनके अपने, उनके प्रियजन, सबकी रक्षा करना, अपनी व्हाइट लाइट और व्हाइट वायलेट फायर से उन सबको प्रोटेक्ट करना, हम सबकी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म को, किसी भी तरह के नेगेटिव फॉर्म को और थॉट फॉर्म को हमारे पास आने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम। तो शुड बी द मोस्ट यूजफुल फाउंडेशन। तो ये जो है ये आपकी
लोगों को समझने की नींव होनी चाहिए। अब ये जब मैं लोगों को समझने की कहती हूँ तो ये आप समझ लो कि ग्रहों को समझने की, जैसे कि अगर आप मंगल को समझना चाहो तो ये कार्ड जो है वो उसमें हेल्प कर सकता है। मंगल के पे रहने वाले लोगों को समझना चाहो तो ये हेल्प कर सकता है। यही वजह है कि मंगल पे रहने वाले लोगों ने अपने सॉरी वो मैल्टेक के लोग थे। मंगल पे रहने वाले लोगों ने जो कुछ भी किया उसकी वजह से उनके मंगल ग्रह पे इतना विनाश किया कि उनको मंगल के नीचे जाके रहना पड़ा और बहुत सारे लोगों को धरती के ऊपर आके धरती के नीचे जाके रहना पड़ा, क्योंकि वो सब तो खुद को एम्परर समझते हैं। मैं तो वो कहता है आई एम गोइंग टू कीप दिस वेरी शॉर्ट, आई थिंक 45 मिनट्स हो रहे हैं, तो ये सवाल खत्म करके फिर मैं दूसरी रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करूंगी। वी नाउ एड्रेस योर क्वेरी टू एज टू द आर्किटाइप व्हिच इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइंड। वो कहता है अब जो तुम दिमाग का जो मैट्रिक्स है, जो माया जाल है, उसके बारे में जो तुम पूछ रहे हो, हम तुम्हें उसका जवाब देते हैं। पहले तो हमने तुम्हारे कंफ्यूजन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश की। As to its name, the name of the magician is understandable when you consider that consciousness is a great foundation, mystery and revelation which makes this particular density possible. कहता है पहली बात तो उसे जादूगर क्यों कहा गया है? उसे जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप अपनी विस्तारित चेतना को समझने की कोशिश करते हो, उसका नींव है ये। और थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा रहस्य भी है, क्योंकि जादूगर जो है वो क्या करता है, कैसे करता है, ये बहुत रहस्यमय होता है, लेकिन वो हमें जादूगर लगता है। और उसकी जो नींव है वो रहस्य है। और हमारे ब्रह्मांड को समझना भी एक तरह का रहस्य है। और अगर हम ब्रह्मांड को समझ लेते हैं, कुंडलिनी खुल जाती है, तो हम अपनी हर इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से मैजिशियन जो है वो मैनिफेस्ट कर सकता है। एंड रेवलेशन विच मेक्स दिस पर्टिकुलर डेंसिटी पॉसिबल, और उसे सामने क्या कहते हैं उसको, जैसे मैजिशियन कहता है अब मैं अपने हवा से आपको कबूतर निकाल के दिखाऊंगा, तो उसमें एक मिस्ट्री है, आपको नहीं पता, रहस्य है कि उसने कैसे किया, लेकिन वो उसे मैनिफेस्ट करके दिखा देता है। मतलब उसे हवा से एक कबूतर या खरगोश या जो भी है उसे बना के वो सामने आपके पेश करता है। तो कहता है इस तीसरी घनिष्ठता में इस चीज को ये करना, इस वजह से पहले वाला जो है उसे जादूगर कहा गया है। द सेल्फ कॉन्शियस एंटिटी, वो इंसान जो जादूगर है वो पूरी तरह से जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सब कुछ जानता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और वो अपनी शक्ति को जानता है, और उसके अंदर वो हर तरह की शक्ति है, जो मैजिक ऑफ दैट विच इज टू कम, और उसके वो जो करने जा रहा है उसका जो जादू है या रहस्य है उसको समझता है। इट मे बी कंसिडर्ड फर्स्ट फॉर द माइंड इज द फर्स्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस टू बी डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। जो इंसान अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता है, ईश्वर को समझना चाहता है, आध्यात्मिक रास्ते पे चल के आगे बढ़ना चाहता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, जो भी करता है, सबसे पहले तो उसे अपने मेडिटेशन में किस चीज को अपने डेवलप करना पड़ेगा या अपने हाथ में करना पड़ेगा, वो है उसका दिमाग। उसकी दिमाग की सोच शून्य होनी चाहिए। अपने आप की मेडिटेशन की फोकस उसको एक चीज पे लानी है। तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग पे काबू पाना है। तो ये इसके लिए शुरुआत जो है हम वो माइंड बॉडी स्पिरिट से करते हैं। सबसे पहले दिमाग, उसको काबू में लाओ और उस कॉम्प्लेक्स को समझो कि इस इंसान का कॉम्प्लेक्स किस तरह से है। डेवलप बाय द स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। अच्छा एक मिनट, मैं 78.34 सेशन दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू करती हूँ। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ रोक दूं ताकि ये बहुत लंबा ना हो जाए।